प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से पहले एनसीईआरटी, ये कई बार आपको भी सलाह मिली होगी कि एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी होता है पढ़ना। अभी हाल ही में एक टॉपर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें ये कहा गया कि एनसीईआरटी तो इतने अच्छे से आपको पढ़नी चाहिए कि आपको ये तक याद हो कि किस पेज पर क्या लिखा हुआ है। तो ये जो लाइनें होती हैं ये एनसीईआरटी के महत्व को बताती हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा की, या फिर मान लेते हैं कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको कोई भी विषय है, अगर उसको अच्छे से तैयार करना है तो पहले कहा जाता है कि बेस बुक को पढ़ के आओ, जो कि एनसीईआरटी है। या फिर इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में कभी कभी आपके प्रदेश की जो बोर्ड की बुक्स होती हैं उसको भी पढ़ने की सलाह दी जाती है। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, यूपी से हैं, तो यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी जो है वो सर्वमान्य है। तो ये जो वीडियो है और ये जो सीरीज है ये आपके लिए इसीलिए स्टार्ट की जा रही है ताकि आप एनसीईआरटी को देख सकें, एनसीईआरटी को पढ़ सकें और इसे समझ सकें। एनसीईआरटी के लिए पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट होगी और उसमें सभी वीडियोस टॉपिक वाइज रहेंगे। मतलब अगर आप देखना चाहें तो चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस प्रकार से हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं सभी को हम यहाँ पर करेंगे डिस्कस। स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से, चलेंगे क्लास 12 तक और एवरी टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज की ये पहली क्लास है जिसमें हम क्लास 6 यानी कि कक्षा 6 के लिए जो इतिहास विषय की किताब है, इसका नाम है इंग्लिश में आवर पास्ट और हिंदी में हमारे अतीत। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसी चैप्टर को हम यहाँ पर करेंगे डिस्कस। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा, तभी जाके इसका मतलब आपको समझ में आएगा और तभी इसका आनंद भी आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इसका पता कैसे लगता है कल क्या हुआ था? ये आप रेडियो से सुन सकते हैं, टेलीविज़न से देख सकते हैं और बहुत सारे सोर्सेज हैं आजकल। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था, इसको जानने के लिए आपको हिस्ट्री का अध्ययन करना पड़ता है। और हम यहाँ पर यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हिस्ट्री यानी कि जो हमारा इतिहास है, जो हमें 100 साल पहले के बारे में जानकारी देता है, वो चीज़ आखिर आती कैसे है, यानी कि इतना पुराना ज्ञान हम अर्जित कैसे करते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में कई जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, यानी कि उस समय के गेम्स कौन कौन से थे, उस समय कौन कौन सी कहानियाँ सुनाई जाती थी, स्टोरीज़, कौन कौन से प्ले होते थे यानी कि ड्रामा यानी कि नाटक होते थे, या फिर उस समय के गाने कौन कौन से थे, सॉन्ग्स कौन कौन से थे। ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं अगर हम अपने अतीत के बारे में अध्ययन करें, अगर हम इतिहास का अध्ययन करें। तो यहाँ पर देखिए एक मैप दिया गया है, इस मैप को देखिए आप। फिलहाल ये पूरा मैप आपके सामने है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानचित्र 1, यहाँ पर जो मानचित्र है इसमें कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। जो नर्मदा नदी है उसके बारे में पता लगाओ। और इसके बारे में कहा गया कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रहण करते थे। वे हंटिंग भी करते थे, अनेक जानवरों का आखेट भी करते थे और इसी से अपना जो भोजन था उसको जुटाते थे। तो आइए देखते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो ये पूरा मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है नर्मदा नदी। अच्छा, आपको एक बात और बताएं, बात क्योंकि यहाँ पर हो रही है नर्मदा नदी की, तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ कि भारत की कुछ प्रमुख ऐसी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम से, मतलब पश्चिम की ओर बहती हैं। बेसिकली क्या होता है, नदियाँ जो होती हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। लेकिन कुछ नदियां हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तो उसमें नर्मदा भी आती है। इसके अलावा कौन कौन सी नदियां हैं, तो ताप्ती आती है, साबरमती, लूनी
घग्गर और माही नदी। इन नदियों के नाम बिल्कुल रट लेना, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाने के बारे में कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हैं सुलेमान की पहाड़ियाँ और ये हैं किरथर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वर्तमान में जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं पर आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, यानी कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ आज से 8,000 लगभग 8,000 साल पहले जो जनता थी, स्त्री पुरुष थे, वो सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किए थे और यहीं पर भेड़ बकरी गाय बैल आदि जैसे पशुओं को उन्होंने पालतू बनाना स्टार्ट किया था। ये लोग गांव में रहते थे, यानी कि उसमें की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब यहाँ पर देखिए, बात हो रही है उत्तर पूर्व की, तो ये हैं गारो की पहाड़ियाँ, ये गारो की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा विंध्य की पहाड़ियाँ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास आरंभ हुआ था, यानी कि जो खेती शुरू हुई, खेती बाड़ी का जो काम हुआ वो यहीं पर स्टार्ट हुआ। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि विंध्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे पहले चावल को उगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये जो मैप है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब देखो, ये है सिंधु नदी, आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये सिंधु नदी है और ये यहाँ से निकल रही है। ठीक है, अच्छा, नदियों की एक होती हैं सहायक नदियाँ जिसको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब वे नदियाँ जो अंत में जाके मुख्य नदियों में मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी है, इसके बाद देखो इसी में आकर झेलम मिल रही है। झेलम की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उसमें चेनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है वगैरह है। ठीक है, तो ये सहायक नदियाँ हो गई, यानी कि ये ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन कोई भी नदी जब अंत में, जैसे कि मान लेते हैं ये देखिए आप, ये गंगा नदी है, गंगा नदी अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है और कहाँ पर, जब समुद्र में जाकर गिरती है तो वो कई धाराओं में बढ़ जाती है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये आप याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, जो मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, मैंने आपको दिखाया था, ये सिंधु नदी हो गई और बाकी की नदियाँ, तो ये फोकस करना आप। इसके बाद आपको बताएं कि सहायक नदियाँ यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं क्या होती हैं, जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है वो होती है सहायक नदी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। एक बात ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर देखो ये कहा जा रहा है कि जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, इसके आसपास जो सभ्यता थी वो लगभग 4700 साल पहले ही विकसित हो रही थी, जबकि जो गंगा नदी है और इसके आसपास जो सभ्यता पनपी है वो लगभग 2500 साल पनपी है। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि गंगा नदी कहाँ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी है ये, और ये है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी ये देखो यहाँ से यहाँ जाकर मिल रही है गंगा में ही। गंगा की ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है। तो कहा जा रहा है कि गंगा के दक्षिण में, अब देखो ये जो गंगा है, ठीक है, तो अगर आप मैप देखेंगे तो ये होता है ना, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और फिर नीचे साउथ। तो गंगा के दक्षिण में ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये मगध का एरिया है। मगध उस समय काफ़ी शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। इसके जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य भी स्थापित किया था। आपको याद होगा कि यहीं पर नंद वंश था और यहीं पर आगे चलकर मौर्य वंश भी स्थापित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य वगैरह सब यहीं पर थे। तो देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है उपमहाद्वीप, इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। मानचित्र 1 को आप पूरा देख लो, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो इसमें क्या क्या आ रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये आधुनिक देश हैं और साथ ही साथ अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार।
तो ये सारे देश कंबाइंड रूप से अगर आप देखेंगे तो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से कितना छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। समझ गए आप? तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रखंड है ये उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। अब बात कही जा रही है यात्रा के बारे में। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा भी करते थे। तो यात्रा करते समय उनके सामने तमाम दिक्कतें भी आती थी। आप देख रहे हैं जगह जगह यहाँ पर जो है नदियाँ हैं, और ये जो देख रहे हैं आप समुद्र है। तो यानी कि कहीं कहीं पर्वत हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं समुद्र हैं। तो ये बाधाएँ, देखो बाधाएँ इंसान के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसका सामना इंसान बहुत लंबे समय से करता आ रहा है। तो बाधाएं जब सामने आती हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं, उसका समाधान खोजना ही एक मानव का धर्म होता है। तो यहाँ पर यात्राएं जब शुरू करता था कोई इंसान, कोई इंसानों का समूह, तो वहाँ पर उसके सामने इस जो कुछ प्राकृतिक बाधाएं थी वो ये थी, नदियाँ, समुद्र और पर्वत आते थे, जंगल आते थे, उसमें जंगल भी निर्जन हुआ करते थे, उसमें खूंखार जानवर रहा करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसी बाधाएं होती थी कि रास्ते में जो डकैत वगैरह होते थे, उनके गैंग होते थे, वो भी इनको लूट लेते थे। तो बाधाएं इंसान के जीवन में सदैव से रही हैं। फिर भी इंसान यात्रा करता रहा है और करता रहेगा, और अपनी जो मंजिल है उसके लिए वो प्रयास करता रहेगा। यहाँ पर बहुत सारी वजहें होती थी। व्यापार होता था, शिक्षा होती थी। कभी कभी क्या होता था कि एक स्थान पर जो है रहने खाने के लिए जब दिक्कत होने लगती थी, दूसरा स्थान समृद्ध होता था, तो उस स्थान पर कब्जा करने के लिए, कई बार राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत सारी वजह हैं जो कि आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो आज की जो यात्राएं हैं पहले की यात्राओं से काफ़ी भिन्न हैं। आज की जो यात्राएं हैं वो काफ़ी सुरक्षित हैं, काफ़ी गारंटीड हैं कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित पहुंचेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित लौट के आएंगे। तब ऐसा नहीं होता था। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा देश भारत है इसका नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पर देखिए अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस का मतलब होता है सिंधु से। जो सिंधु नदी है उसे इंडस नदी कहा जाता था। तो ये देखो कहा जा रहा है कि एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो ये देखो ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये देखो पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये अफगानिस्तान हो गया। ये जो एरिया है ये कौन सा है, ये ईरान हो गया आपका, ईरान। और ये है ग्रीस, ग्रीस मतलब यूनान। तो यहाँ से जो आक्रमणकारी होते थे वो अभी आप यहाँ पर भारत को देखो, भारत में क्या है, ये पूरब हो गया, पूरब, ये इधर पश्चिम हो गया, ये उत्तर। तो ज़्यादातर जो ग्रीस के थे और यूनान के जो यात्री होते थे, जो आक्रामक होते थे, वो इसी रास्ते से अंदर आते थे, यानी कि उत्तर पश्चिम से अंदर आते थे। तो यहाँ पर कुछ नदियाँ ऐसी भी थी जो उनका रास्ता भी रोकती थी। इसमें मुख्य रूप से एक नदी आती थी ब्यास, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्यास नदी है। और इसी नदी के तट पर लगभग 4 महीने तक इंतजार किया था सिकंदर ने भी। 326 ईसा पूर्व की बात है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी थे और जो यूनानी थे, यूनानी यहाँ पर हो गए, ईरानी यहाँ पर हो गए, तो इन्होंने सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहना स्टार्ट कर दिया। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक विशेष समूह के लिए किया जाता था। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की जो आरंभिक कृति है ऋग्वेद, लगभग 35 वर्ष पुरानी है, उसमें आपको मिल जाएगी। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। तो यहाँ पर देखिए अतीत के बारे में कैसे जाने, तो इसके बारे में देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये इसको कहते थे, देखो पहले ज़माने में कागज़ तो बनते नहीं थे, तो वृक्षों की जो छालें होती थी, ताड़ के जो पत्ते होते थे, उनको सुखा लिया जाता था, फिर उस पर जो है राइटिंग की जाती थी, लिखा जाता था। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये भुर्ज पेड़ होता था, उसकी छाल है और उस पर लिखा गया है। तो वर्तमान समय में अगर देखो जो पांडुलिपि होती है, क्योंकि हाथ से लिखी जाती थी तो ये पांडुलिपि कही जाती थी हिंदी में, लेकिन इसके लिए अंग्रेजी में शब्द था मैन्यू स्क्रिप्ट, और लैटिन शब्द ये मेन्यू से बना हुआ था। तो ये जो पांडुलिपियाँ होती थी, अब देखो बहुत बड़ी संख्या में नष्ट कर दी गई थी। जैसे कि जौनपुर के बारे में बात करें तो जौनपुर का समस्त इतिहास ही नष्ट कर दिया गया था। और इसके बाद इसी प्रकार से जो राजा महाराजा होते थे तो वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए प्राय जहाँ पर अधिकार करते थे, तो वहाँ का जो सबसे पहले वो आक्रमण करते थे कि वहाँ का जो पुस्तकालय है, जो वहाँ का इतिहास है, उसको जलाओ, ताकि वो अपने हिसाब से इतिहास लिख सकें। तो जो विजेता होते थे वही इतिहास लिखते थे।
अब वो अपने आप को महान बताएं या कमज़ोर बताएं, ये उनकी मर्जी होती थी, और वही हम पाते हैं। तो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने भी खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी आज कुछ पांडुलिपियां हैं जो कि मौजूद हैं। प्रायः जो पांडुलिपियां होती हैं वो मंदिरों से मिलती हैं या फिर बिहारों से मिलती हैं, और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं का जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार की चर्चाएं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं, और कई संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ भी मिलते हैं। कुछ प्राकृत भाषा में, ध्यान दीजिएगा कि मुख्य रूप से ये जो किताबें होती थी वो प्राकृत भाषा में होती थी या फिर तमिल में होती थी। हम अभिलेखों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, लिखे जाते थे, ताकि ये लंबे समय तक अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व बनाए रख सकें। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करके उसे कहीं पर लगवा देते थे कि लोग उसको पढ़ सकें। अब अशोक की जो लिपियां हैं वो अभी भी प्राप्त होती हैं, क्योंकि अशोक ने बहुत बड़ी संख्या में अपने शिलालेख लिखवाए थे। तो इस प्रकार से जो विवरण हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं का अध्ययन करके हम क्रमशः इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख है जो कि आप देख रहे हैं, और ये हमें कंधार से मिला है, कंधार अफगानिस्तान से। और यह जो अभिलेख है यह अशोक ने लिखवाया था, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के जो अभिलेख होते हैं उससे भी हमें जो जानकारियां हैं प्राप्त होती हैं। 2250 साल पहले क्या हुआ था, तो ये अभिलेख पढ़ने के बाद हम उस पर अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा जब खुदाई होती है पुरातत्व विभाग की, तो कुछ बर्तन भी मिलते हैं, कुछ सिक्के भी मिलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पात्र मिला है ये 4700 साल पहले इस प्रकार का पात्र प्रयोग में लाया जाता था, तो ये तो अभी भी प्रयोग में लाया जाता है। सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 साल पहले से स्टार्ट हुआ है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी प्रकार से सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी किया जाता है। इसमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी और धातु की भी बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, तभी तो इनका अस्तित्व अभी तक है। और जो पुरातत्वविद होते हैं ये एक प्रकार से जासूस ही समझिए इनको, क्योंकि ये जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसी के आधार पर ये कहानी गढ़ते हैं कि क्या हुआ होगा दैट टाइम। जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, उनसे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, लेकिन अगर कोई अन्न है जल गया है, लकड़ी के टुकड़े हैं जल गए हैं, तो वो जले हुए अंश बचे रहते हैं, उससे भी। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत, तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं वो होते हैं इतिहासकार। तो इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने के लिए करते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि सबका अतीत एक ही है या अनेक है। देखो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो हम भी कई वर्गों में बटे हुए हैं। कुछ शासक वर्ग से आते हैं, तो कुछ कर्मचारी वर्ग से आते हैं। तो इस प्रकार से सबके लिए जो है मायने जीवन के अलग अलग हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न होता था तब। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के लिए संग्रहण पर आधारित हैं। लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं तब आप पैसे नहीं हैं तो आप कुछ नहीं पा सकते हैं। यहाँ पर हम पैसे पर निर्भर करते हैं, पैसे हैं हमारे पास तो कहीं भी जाकर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये भेद है। तो इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, तो उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग अपनी दैनिक दिनचर्या को डायरी में लिखते हैं। तो जब हम कभी नहीं होते हैं तो अगर कोई उस डायरी को पढ़ता है तो समझ पाता है कि किस प्रकार का जीवन, किस प्रकार की मुश्किलों का सामना मैं उस समय कर रहा था। अगर बहुत बढ़िया आपने जीवन का सामना किया तो सकता है कि वो अमर कृति भी बन जाए। तो लोग डायरीज भी लिखते हैं, उससे भी जानकारी मिलती है। तो उस समय भी लोग लिखते थे और उनकी जो लिखावट के अंश हैं, जो किताबों के अंश हैं, उससे हम उस समय के बारे में अनुमान लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे महत्वपूर्ण बात
तिथियों का क्या मतलब होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज की डेट क्या है, तो फटाफट आज का डेट आप लिख देंगे। उसमें सबसे पहले तो आप डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे और फिर ईयर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप डेट को इंडिकेट करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। तिथियों का नामांकन इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से तिथियों को अंकित नहीं किया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण है ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म। तो यहीं से हम मान सकते हैं कि वास्तव में हम उसको 00 मान सकते हैं। उसके बाद जो समय आज आया, जैसे मान लेते हैं कि आज हम 2022 में बात कर रहे हैं, तो 2022 में मतलब ये कि ईसा मसीह का जन्म हुए 2022 साल बीत चुके हैं। उसके पहले का अनुमान कैसे लगाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ईसा पूर्व और ये क्या है ईसा पश्चात भी लिख सकते हैं आप इसे। लेकिन बेसिकली आप इसे क्या लिखते हैं, बीसी लिखते हैं और ये लिखते हैं एडी। कई बार एग्जाम में बीसी और एडी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए कि बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा से पहले। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के बाद। तो कभी कभी क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म ये माना जाता है कि 563 ईसा पूर्व में हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे, 563 बीसी, इसको आप लिख सकते हैं। बीसी की जगह कभी कभी क्या लिखते हैं, तो बीसी की जगह लिखते हैं बीसीई लिख देते हैं, बीसीई। और मान लेते हैं वर्तमान समय कौन सा है, 2000 है, 2200 है, 1 मिनट, 2022 है। तो 2022 को आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं आप इसको एडी लिखते हैं। तो इसकी जगह कभी कभी सी लिखा जाता है। तो आप समझिए कि बीसी को बीसीई और एडी को सीई भी लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। तो ये जो शब्द प्रयोग में आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि लगभग पूरी दुनिया अब एक ही पैटर्न पर चल रही है और एक ही कैलेंडर को मानती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम ये पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।